चलिए आज विद्युत चैप्टर का टोटल 55 तो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, क्या होता है? कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। नेक्स्ट सवाल है, कूलम किसका एसआई मात्रक होता है? किसका होता है? विद्युत आवेश का। आवेश का मतलब होता है चार्ज। तो विद्युत का जो चार्ज होता है उसका एसआई मात्रक होता है कूलम। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपका है 3 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट सवाल है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और 5 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव बोले या फिर विभवांतर बोले, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। एसआई मात्रक का मतलब जिस प्रकार से आलू को किससे नापते हैं? केजी से नापते हैं। पानी को किससे नापते हैं? लीटर से नापते हैं। उसी तरह से हम लोग आपका विभव को किससे नापते हैं? वोल्ट से नापते हैं। तो जिससे हम लोग नापते हैं किसी चीज को, उसको उसका एसआई मात्रक बोलते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार से आलू को नापते हैं केजी से, तो केजी क्या हो गया? आलू का एसआई मात्रक। उसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं 6 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यानी प्रतिरोध को हम किससे नापते हैं? ओम से नापते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। यानी विद्युत शक्ति, कितना शक्ति कोई मशीन ले रहा है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। यानी कि विद्युत शक्ति को हम किससे नापते हैं? वाट से नापते हैं। वाट एक मात्रक होता है विद्युत शक्ति का। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9, निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट का एसआई मात्रक कौन होता है? आपका वाट का एसआई मात्रक होता है, यानी कि वाट एक एसआई मात्रक ही है। इस वाट के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। बीच वाला लकीर को पढ़ते हैं पर। तो वाट के बराबर में कौन होता है? जूल पर सेकेंड होता है। आपको याद रखना है, कहीं पे वाट लिखे रहेगा, कहीं पे जूल पर सेकेंड लिखे रहेगा। तो इसका मतलब सेम है, दोनों ही सेम यूनिट है। ये दोनों सेम यूनिट है। ठीक है। तो वाट का बराबर कौन होता है? जूल। जे फॉर जूल, जे फॉर जूल, एस फॉर सेकेंड, जूल सेकेंड। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं 10 नंबर सवाल, ओम मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध यानी कि कोई विद्युत धारा, कोई भी बिजली जब किसी तार से पार होता है तो तार कुछ मात्रा में विद्युत को क्या करता है? रोकता है या फिर उसको जाने से प्रतिरोध करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का यानी प्रतिरोध का मिस होता है रोकना। तो प्रतिरोध कितना हो रहा है उसको हम किससे नापते हैं? ओम से नापते हैं। तो इसलिए ओम किसका मात्रक हो गया? प्रतिरोध का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम किस में खरीदते हैं? किलोवाट घंटा के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को हम लोग किलोवाट घंटा के हिसाब से खरीदते हैं। ये हम लोग का व्यापारिक मात्रक है, यानी कि इस हिसाब से हम लोग को विद्युत मिलता है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल, किलोवाट घंटा
किलोवाट घंटा को हम दिखाते हैं kWh से, K फॉर किलो, W फॉर वाट, H फॉर आवर। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? किस राशि का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, यानी कि विद्युत ऊर्जा को हम किससे खरीदते हैं? किलोवाट घंटा से खरीदते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13। हाँ, 13 नंबर में है 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा क्या चीज का इकाई है? यानी कि किसकी मात्रक होती है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। किस ऊर्जा का? विद्युत ऊर्जा का। तो यहाँ पे इसलिए टिक मार देंगे ऊर्जा में। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, विद्युत परिपथ में शक्ति होती है, यानी कि शक्ति को हम किससे दिखाते हैं? विद्युत शक्ति को P से दिखाते हैं। P बराबर क्या होता है? V² बटा R। V क्या है? विभवांतर है। R क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, जो कोई भी परिपथ का V क्या है? विभवांतर है। R क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? V² बाई R। ये होता है विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला, यही वाला होता है। अब इसको टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, V/I का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध को हम R से दिखाते हैं। R बराबर क्या होता है? V/I। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा है। और V क्या है? विभवांतर है। विभवांतर है। और R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध। तो V/R किसको दिखाता है? प्रतिरोध को दिखाता है। तो इसीलिए 1 नंबर टिक सही हो जाएगा, A नंबर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16। ओम का नियम से क्या मिलता है? ओम का नियम से मिलता है V बराबर I/R। ये होता है ओम का नियम। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? विद्युत धारा। R क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, तो ये होता है ओम का नियम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल में बोला है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि विभवांतर को किसी परिपथ यानी किसी बिजली का सर्किट के अंदर में यानी कि विभवांतर को नापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। यानी कि वोल्टमीटर से हम किसी विद्युत का परिपथ के अंदर में हम वोल्टमीटर से विभवांतर माप सकते हैं। परिपथ का मिस होता है सर्किट, यानी कि कोई भी बिजली का उपकरण होता है उसके अंदर में जो सर्किट होता है उसको बोलते हैं परिपथ। ठीक है, तो चलिए, तो नेक्स्ट सवाल है, विभवांतर किससे नाप सकते हैं? वोल्टमीटर। ये एक यंत्र है, यानी कि एक मशीन है, इसी से क्या नाप सकते हैं? विभवांतर नाप सकते हैं। विभवांतर यानी वोल्टेज नाप सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर सवाल, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं? एमीटर से नापते हैं। एमीटर क्या है? ये भी एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है जिससे हम किसको नापते हैं? विद्युत धारा को नापते हैं। यानी कि कोई भी तार में कितना विद्युत धारा है उसको हम किससे नापते हैं? एमीटर से नापते हैं। एमीटर क्या है? एक विद्युत को नापने वाला मशीन है, या बोले उपकरण या फिर यंत्र है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19, एक कूलम आवेश यानी कि एक कूलम आवेश यानी कि चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है? तो याद रखना है, एक कूलम बराबर होता है, एक कूलम बराबर होता है नेक्स्ट, एक कूलम बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये सही वाला आंसर है।
एक कूलम बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? तो सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना ऋण आवेश होता है, यानी कि कितना ऋण आवेश का कहने का मतलब कितना उसके अंदर माइनस वाला आवेश यानी कि चार्ज होता है। 1.6 इंटू 1.6 गुना 1.6 गुना 10 घात में -19 C4 कूलम इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल, निम्न में कौन 500 क्रम में संयोजित किया जाता है? कौन 500 क्रम में संयोजित किया जाता है? वोल्ट मीटर। आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर को 500 क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजित मतलब जोड़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 में विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? 500 क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखना है एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 23 नंबर सवाल है आपका, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वही सेम सवाल 500 क्रम में जोड़ा जाता है। 24 नंबर सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? यानी कि दो ठो आपका सिरा है एक तार का, ये एक सिरा है यानी कि इधर एक ठो सर है और इधर एक ठो सर है। तो इस प्रकार से दो सिरा के बीच में अगर इसके बीच में कितना विभवांतर है, कितना वोल्टेज है, उसको नापने के लिए हम लोग को वोल्ट मीटर को हम लोग को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। यानी कि दो तार का पहला सिरा और अंतिम सिरा, ये दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है उसको नापने के लिए हम वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में है, उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यानी कि दो ठो सिरा के बीच में विभवांतर बनाए रखने के लिए यानी कि वोल्टेज, ये दोनों ये सिरा और ये सिरा दोनों सिरा के बीच में वोल्टेज बनाए रखने के लिए हम लोग कौन सा चीज सहयोग करता है? बैटरी। यानी कि बैटरी अगर किसी के साथ जोड़ देते हैं बैटरी को तो क्या करता है? दो सिरा के बीच में विभवांतर हमेशा बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि हमेशा विभवांतर बनाए रखने के लिए हम लोग को किसी युक्ति का मतलब होता है कोई भी बिजली से चलने वाला जो चीज है उसको क्या करना पड़ेगा? बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके उस विद्युत का युक्ति में क्या होगा? विभवांतर बने रहेगा। विभवांतर यानी कि वोल्टेज बना रहेगा। ठीक है, बैटरी जोड़ने से उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। तो कोई भी चालक है, चालक किसको बोलते हैं? वैसा चीज जिससे होकर विद्युत धारा पार होती है उससे बोलते हैं चालक। तो चालक जो होता है, चालक में अगर विभवांतर अगर बनाए रखना है तो हम लोग को चालक को किससे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी से ही क्या होता है? आपका वोल्टेज निकलता है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 26। 1 किलोवाट यानी कि 1 kWh किसके बराबर होता है? यानी 1 किलोवाट बराबर कितना
मान होता है, तो एक नंबर देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 की घात में 6 जूल। इतना होता है 1 किलोवाट बराबर। ठीक है, जे मतलब जूल। जूल क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि ऊर्जा को नापने का एक मात्रक है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 की घात में 6 जूल। इतना ऊर्जा होता है आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर। जे फॉर जूल। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर इतना जूल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 27। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10 की घात में 6 जूल। यानी कि अब 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट घंटा का 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है उनको बोलने से? 3.6 गुना 10 की घात में 6 जूल। और आपको पूछेगा कि एक यूनिट बराबर कितना विद्युत ऊर्जा होता है, तो भी सेम इसी को बताना है आपको। 1 किलोवाट घंटा का कितना मान होता है, वही वाला जो मान है वही वाला 1 यूनिट बराबर भी उतना ही होता है। यानी कि 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट या फिर 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 की घात में 6 जूल होता है इसका आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, जे फॉर जूल प्रति कूलम, सी फॉर कूलम, जे फॉर जूल, JOULE, जूल, सी फॉर कूलम। कूलम, जूल, जे फॉर जूल, ये वाला जो लकीर है इसको बोलते हैं प्रति, सी फॉर कूलम। जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं? जूल प्रति कूलम को बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट, ठीक है, जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर सवाल 28 के बाद 29 देखिएगा। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत धारा द्वारा जो ऊर्जा को हम लोग विद्युत धारा द्वारा जो ऊर्जा को हम लोग प्राप्त करते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से निर्धारण करते हैं? विद्युत शक्ति द्वारा निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ऊर्जा हम लोग लेते हैं उसको हम किस हिसाब से हम लोग निर्धारण करते हैं? विद्युत शक्ति के हिसाब से निर्धारण करते हैं। यानी कि किसका विद्युत शक्ति कितना है, इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा को निर्धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि टीवी कितना शक्ति लेता है, बल्ब कितना शक्ति लेता है, इस प्रकार से हम लोग निर्धारण करते हैं किसको? विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को निर्धारण किससे करते हैं? विद्युत शक्ति से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यानी कि किसी बल्ब से 1 मिनट के अंदर 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यानी कि एक बल्ब के अंदर से 1 मिनट के अंदर में 120 कूलम का जो चार्ज है वो क्या होता है? पार होता है। प्रवाहित का मतलब पार होता है। तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है उसको बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे तो ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। तो ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम लोग कटिंग करके व्हाइट बोर्ड में लेके चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
तो ये जो पेज है आपका इसमें बनाया जाएगा। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो आपका नेक्स्ट तो ये सवाल जो है ना आपका इसमें दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। समय दिया है, समय बराबर दिया है आपका 1 मिनट, MIN मतलब मिनट होता है, और C का मान आपका जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश को हम किससे दिखाते हैं, थोड़ा सा समय को T से दिखाते हैं, विद्युत आवेश को हम किससे दिखाते हैं, Q से। Q बराबर कितना है, 120 कूलम, कूलम यानी कि C। और हम लोग को निकालना है प्रवाहित धारा, यानी कि धारा का मान निकालना है। धारा को हम किससे दिखाते हैं, या फिर बोलिए विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम किससे दिखाते हैं, विद्युत धारा को हम लोग दिखाते हैं I से, I। तो हम लोग को इस प्रकार से सबका मान निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सबसे पहली बात, इस मिनट को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। मिनट को चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा सबसे पहली बात, क्योंकि जो मिनट होता है, मिनट में जो भी रहता है उसको पहले सेकंड में बदला जाता है, उसके बाद उस गणित को फिर हल किया जाता है। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है। 1 मिनट था इसलिए 60 को 1 के साथ गुना कर दिए, तो कितना हो गया, 60। तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। I बराबर यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q बटा T होता है, ठीक है। Q का मान कितना है, 120, और T का मान कितना है, 60। तो काटेंगे, ऊपर का 0 नीचे का 0 कट गया, तो बचा कितना, 12, और नीचे में बचा 6। ऊपर और नीचे का कट गया तो क्या हो गया, 6 कम 6, 6 दूने 12, यानी कि I का मान आ गया 2 एम्पियर। यानी कि जो विद्युत धारा को नापते हैं, किससे नापते हैं, एम्पेयर से नापते हैं। इस कारण से इसके पीछे तरफ जब आंसर आया तो इसके पीछे तरफ क्या लिख दिए, एम्पियर। ए से दिखाते हैं एम्पियर को, ठीक है। ए से दिखाते हैं किसको, एम्पियर को, ठीक है। विद्युत धारा जब भी निकालिएगा उसके पीछे एक ए लिख दीजिएगा, इसका मतलब होता है एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 30 तो हो गया। सवाल नंबर 30 के बाद आपका नेक्स्ट सवाल है, चलिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, देखिए किसी के पीछे में अगर ए लिखे रहेगा तो समझ जाइए, किसी के पीछे में ए लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आई का मान दिया है। आई यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। आई यानी कि विद्युत धारा का मान दिया हुआ है, ठीक है। और किसी के पीछे में मिनट, सेकेंड इस प्रकार से लिखे रहेगा तो समझ जाइए कि ये जो है ना समय का मान दिया है। समय यानी कि टी का मान दिया है। समय को हम लोग टी से दिखाते हैं, विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं, ठीक है। और तो एक विद्युत बल्ब है, उसका तंतु यानी कि जो गोल गोल घूमे रहता है इस प्रकार से, और उस तंतु से, बल्ब का उस तंतु से 0.5 एम्पेयर का विद्युत धारा पार हो रहा है। कितना मिनट के लिए, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी कि 0.5 एम्पेयर का 0.5 एम्पेयर का विद्युत धारा यानी बिजली 10 मिनट के लिए पार होता है एक बल्ब का तंतु से, यानी उसका अंदर से विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा। यानी कि इस बार हम लोग को विद्युत आवेश निकालना है। विद्युत आवेश को हम किससे दिखाते हैं, विद्युत आवेश को दिखाते हैं हम लोग क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश को क्यू से दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आंसर बनाते हैं फटक से। तो इसको कटिंग करके लेके जाना पड़ेगा आपका व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए चलते हैं।
इसका आंसर है हम लोग का 300 कूलम। तो चलिए करते हैं। तो ये रहा आपका, तो इसको बनाया जाए। चलिए सवाल ये रहा, ये सवाल में आपका ए पीछे में लिखा हुआ है, मतलब ये विद्युत धारा दिया है, विद्युत धारा, विद्युत धारा कितना दिया है, विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं, और विद्युत धारा कितना दिया है 0.5 एम्पियर दिया है। नेक्स्ट समय, समय कितना दिया है, समय दिया है, समय को टी से दिखाते हैं और समय दिया है 10 मिनट, 10 MIN मिनट। तो पहले ही बोले थे कि मिनट में अगर रहेगा तो उसको सेकेंड में बदलना है। 10 को किससे गुना करेंगे 60 से। कोई भी मिनट में दिए रहेगा तो उसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600, ठीक है 600 सेकेंड। सेकेंड को S से दिखाते हैं, चाहे SEC से दिखाते हैं। तो चलिए हम SEC से दिखा देते हैं। और इस जगह पे हम लोग को Q का मान नहीं दिया है। Q क्या है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है विद्युत आवेश। Q क्या है, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का मान नहीं दिया है, तो विद्युत आवेश का मान हम लोग को निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर होता है Q बट्टा T होता है। तो चलिए बैठाते हैं मान। I का मान कितना है, I का मान है 0.5 और बराबर Q का मान नहीं दिया है, और नीचे T का मान कितना है, T का मान 600 है। और आगे ये नीचे में है, मतलब नीचे में है मतलब 600 भागा में है। इसको बराबर को उस पर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्योंकि कोई भी नीचे में रहता है तो उसको उस साइड ले जाने से कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। और ऊपर वाला जो संख्या होता है उसके साथ जाके क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से बचा इस साइड Q, और इसको अगर गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 6×5 = 30 और 0 0 और 0। तो दशमलव के पीछे में कितना संख्या है, एक संख्या है, इसलिए पीछे से एक संख्या के बाद लगा देंगे दशमलव, पीछे से एक संख्या के बाद लगा देंगे दशमलव। दशमलव के पीछे में एक संख्या है ना, इस कारण से पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा दिए, दशमलव। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट यहाँ बात है कि दशमलव के पीछे में कोई अगर 0 रहता है तो दशमलव को भी नहीं लिखते हैं, 0 को भी नहीं लिखते हैं। तो बचा कितना 300 बराबर Q। और Q को हम किससे दिखाते हैं, मतलब Q का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। इस कारण से 300 के पीछे तरफ क्या लिख दिए, C यानी कि कूलम, C यानी कि कूलम। यानी जब भी Q निकालेंगे तो हम उसके पीछे तरफ क्या लिख देंगे, C। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल हम लोग का सवाल नंबर सवाल नंबर 32 है। सवाल नंबर 32 में किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस कैसे बनाना है आपको देखिए। हम लोग जानते हैं, यहीं पे बनाते हैं फटाफट से, या फिर कटिंग करके ले ही जाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए लेके चलते हैं। ये सवाल है, ठीक है ये सवाल है, और सवाल को देखते हैं, बनाते हैं फटाक से, क्या आंसर होता है। तो देखिएगा, इसमें विभवांतर दिया है, विभवांतर दिया है। विभवांतर को हम V से दिखाते हैं। विभवांतर दिया है 220 वोल्ट, V फॉर विभवांतर, और पीछे में जब V रहेगा तो इसको वोल्ट बोलते हैं। और विद्युत धारा जिसको हम I से दिखाते हैं, I बराबर कितना दिया है, 2 एम्पियर। तो हम लोग को निकालना है क्या, प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, R से, यानी कि R का मान निकालना है। R का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम से क्या होता है, V बराबर
RI होता है, ठीक है। तो V का मान यहाँ पे रखते हैं 220 वोल्ट बराबर R का मान नहीं पता है, गुना बीच में कुछ नहीं मतलब R और I के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, गुना और I का मान कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, देखिए इस साइड में कोई गुना में है, बराबर बराबर है, बराबर के इस पार में अगर कोई गुना में है तो बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यानी कि बराबर के इस पार अगर कोई आता है, इस पार में गुना में है और इस पार आता है तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। चलिए करते हैं, इस पार दो, इस पार आके क्या हो जाएगा, इस पार में गुना में है, इस पार में आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। इस पार बचा क्या, R। काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, यानी कि R का मान कितना हो गया, R का मान हो गया, R बराबर हो गया हम लोग का 110 ओम। देखिए ये है ओम का साइन, ठीक है, ओम का साइन। जब प्रतिरोध निकालते हैं तो उसको पीछे लगाते हैं ओम का साइन। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर, नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में आपका देखिएगा 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितनी कार्य किया जाता है। यानी कि हम लोग को अभी कार्य निकालना है, कार्य। तो कार्य बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है। तो कार्य बराबर होता है, इसको कटिंग करके ले जाते हैं या फिर इसी में बना लेते हैं, ठीक है, कटिंग करके ले ही जाया जाए। 33 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन। चालू करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा 1 मिनट बस। ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ विभवांतर दिया है, किसी के पीछे में भी लिखे रहेगा तो समझ जाइए विभवांतर दिया है, विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर दिया है यहाँ पे। विभवांतर को हम किससे दिखाते हैं, विभवांतर को दिखाते हैं V से। विभवांतर का मान कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। और किसी के पीछे में C लिखे रहेगा तो समझ जाइए कि विद्युत आवेश है। क्या है, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को हम C से दिखाते हैं। तो विद्युत आवेश कितना दिया है, 2, सॉरी, विद्युत आवेश को हम C से नहीं Q से दिखाते हैं। तो विद्युत आवेश को किससे दिखाते हैं, Q से दिखाते हैं। Q बराबर क्या, 2C, यानी कि विद्युत आवेश कितना दिया है, 2 कूलम, C पर कूलम। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है कार्य, कार्य निकालना है। तो कार्य को हम किससे दिखाते हैं, कार्य को हम लोग दिखाते हैं W से। तो W का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं W बराबर होता है, W बराबर होता है V इंटू Q। तो V का मान कितना है, 12, Q का मान कितना है, 2, यानी 12 दूनी कितना हो गया, 24। और जो कार्य का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, जूल। इस प्रकार से जो आपका कार्य निकल गया कितना हो गया, 24 जूल, ठीक है, 24 जूल निकल गया। W फॉर कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल, इसीलिए इसका आंसर के पीछे तरफ क्या लिख दिए, J लिख दिए। चलिए ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 32 के बाद 34 में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 34 में आपका है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। यानी कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, इस प्रकार से आप देखे होंगे बल्ब, इस प्रकार से बल्ब रहता है। बल्ब के अंदर में आपको देखिएगा तो आपका बल्ब के अंदर में इस प्रकार से आपका एक तार लगे रहता है, देखिएगा। तो ये जो तार जो लगा हुआ है इसी का नाम क्या है, तंतु। क्या नाम है, तंतु। ये तंतु किससे बने रहता है, तो याद रखिएगा ये तंतु जो है ना विद्युत का, टंगस्टीन का बना होता है। टंगस्टीन एक धातु होता है, इसी से क्या होता है, विद्युत का तंतु बनता है, विद्युत बल्ब का तंतु बनता है,
ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 35 नंबर सवाल में है, ओम के नियम का सूत्र होता है, ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर। V क्या है? विभवांतर है, I विद्युत धारा, R क्या है? प्रतिरोध। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 36, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है नाइक्रोम। यानी कि जो विद्युत हीटर होता है, विद्युत चूल्हा होता है, उसमें जो तार का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार से जो विद्युत हीटर होता है उसके अंदर में इस प्रकार से जो तार लगे रहता है, इस प्रकार से वो तार जो होता है नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। ठीक है। तो विद्युत हीटर में जो तार का इस्तेमाल होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का। आपको याद रखना है, नाइक्रोम भी एक धातु होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 37, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसकी चालक का प्रतिरोध, जब, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से पढ़ा जाए क्वेश्चन, जब ताप में वृद्धि होती है, यानी कि जब कोई भी तार का आपका ताप में वृद्धि होती है, ताप यानी कि गर्म हो जाता है कोई तार, तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि कोई तार जब गर्म हो जाता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि उसका तार का विद्युत को रोकने का जो क्षमता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। यानी कि कोई चालक किसको बोलते हैं? जिससे बिजली पार होता है उसको बोलते हैं चालक। ठीक है। तो कोई भी चालक जब गर्म हो जाता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। यानी कोई तार अगर गर्म हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो बिजली को वो क्या करेगा? अधिक से अधिक रोकेगा। चलिए, प्रतिरोध का मतलब रोकना। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 38, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण है, कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो जो बिजली जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसके कारण से हो पाता है? इलेक्ट्रॉन के कारण से। यानी कि बिजली जो है एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है उसमें कौन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यानी कि जो बिजली का जो तार है हम लोग बोर्ड में लगा के हम टीवी में लगाते हैं, तो इस दोनों के बीच में आपका किसके माध्यम से विद्युत जाता है? तो उसका कारण है इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी जगह में हम लोग का जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस कारण से हम लोग का बिजली जल पाता है। अगर हम लोग का तार में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ना जाए तो हम लोग का बिजली भी नहीं जलेगा। यानी कि मेन बात ये हो गया कि जो विद्युत है वो किसी कारण से हम लोग का विद्युत मिल पाता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस कारण से बिजली का उत्पन्न हो पाता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह ना जाए तो बिजली का उत्पन्न नहीं होगा। तो याद रखना है आपको कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन रहता है? विद्युत धारा। यानी कि कोई भी तार में इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो समझ लीजिए कि उसके अंदर विद्युत धारा पार नहीं होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण से ही कोई भी जगह में इलेक्ट्रिक पार होता है, यानी विद्युत धारा क्या होता है? पार होता है। नेक्स्ट सवाल है, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा, फ्यूज को हम किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला सवाल है सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 देखिएगा, सवाल नंबर 40 में है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी कि पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला कौन सा नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला ये वाला नहीं है। ठीक है। आई आर स्क्वायर ये वाला विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है। बाकी बात ये वाला भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है, ये वाला भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है और ये वाला भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। बस
ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है। बाकी बात ये भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है, ये भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है और ये भी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है I/R², ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, आगे करते हैं काम। अगला सवाल है 41 नंबर सवाल। चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, अगर विभवांतर बढ़ता है तो धारा यानी कि विद्युत धारा का प्रबलता यानी कि उसका भी मात्रा क्या होता है? बढ़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विभवांतर अगर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो विद्युत धारा भी क्या होगी? बढ़ती है। ठीक है, विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी क्या होगा? वो भी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? चालकों पर लागू होता है, यानी कि कोई भी तार जिससे बिजली पार होता है, ओम का नियम जो है ना वैसा चीज पर लागू होता है जो जिससे क्या होता है? बिजली पार होता है। यानी कि ये तार से अगर मानते हैं बिजली पार होता है तो इसके ऊपर कौन सा नियम काम करेगा? ओम का नियम काम करेगा। ठीक है, चालक किसको बोलते हैं? जिससे होकर बिजली पास होता है, बिजली पार होता है, उसको बोलते हैं चालक। ठीक है, तो वैसे ही जो धातु है जिससे बिजली पार होता है उसी के ऊपर क्या होता है? ओम का नियम लागू होता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 43। ध्यान दीजिएगा, 43 नंबर सवाल देखिए। हाँ, 43 नंबर, जब तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 यानी कि 3 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग तीन प्रतिरोध को क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका सूत्र होता है इस प्रकार से, यानी कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कोई प्रतिरोध को तो तीनों प्रतिरोध को क्या करना पड़ता है? जोड़ देना पड़ता है। तो R1, R2, R3 ये हो गया हम लोग का श्रेणी क्रम के लिए सही फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है, आपको याद रखना है 44 नंबर अभी करते हैं। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर, जब तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 500 क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होगा। तो तीन प्रतिरोध को जब हम क्या करेंगे? 500 क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, 500 क्रम में जब जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है, देखिए 1/P बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो है ना आपका 500 क्रम का हो जाता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सवाल नंबर 45 पे, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है। देखिए, R1 और R2 अगर 500 क्रम में अगर जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा उसको चलिए देख लेते हैं। जैसे कि 500 क्रम में अगर जोड़ते हैं तो 500 क्रम में अगर जोड़ते हैं किसको R1 और प्लस R2 को जोड़ते हैं। ठीक है, 500 क्रम का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। R1 और यहाँ पे थोड़ा सा R1 और R2 को जोड़ते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। R2 को जोड़ेंगे तो 500 क्रम में इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी बात करते हैं। तो इस प्रकार से जब होता है तो क्या होता है? नीचे वाला को ये नीचे वाला किसके साथ गुना करते हैं? ये ऊपर वाला के साथ। ठीक है, ये नीचे वाला किसके साथ गुना करते हैं? ये ऊपर वाला के साथ। तो R2 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस इसका नीचे वाला को किसके साथ गुना करते हैं? इसके साथ। ठीक है, यानी कि इसको इसके साथ गुना करते हैं और इसको इसके साथ गुना करते हैं। चलिए R1 को गुना करते हैं 1 के साथ, तो R1 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? R1। ठीक है, तो इसको इसके साथ गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं, फिर लास्ट में नीचे को नीचे वाला के साथ गुना करते हैं। ठीक है, तो R1 और R2 को गुना करेंगे तो क्या होगा? R1 और R2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना है? 1/R। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर पलटी करेंगे यानी कि नीचे है उसको ऊपर लेके जाएंगे, जो ऊपर है उसको कहाँ लेके आएंगे? नीचे।
तो इधर भी क्या हो जाएगा, इस साइड भी पलटी हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो R1 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। R1 इसमें से R1 को, अच्छा चलिए R2 प्लस R1, ठीक है। अब इसको नीचे में एक है तो एक को नहीं लिखेंगे, बस ये जो है ना R1 R2, और इसको सजा के लिखते हैं थोड़ा सा, R1 को पहले लिखेंगे प्लस R2 को बाद में, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला जो है ना आपको दो ठू, अगर R1 और R2 को 500 क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आंसर ये वाला निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 46 सवाल नंबर 46 है आपका। हाँ, जब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो आंसर है डी नंबर, इनमें सभी होता है, ठीक है। यानी उसके सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, ठीक है। उसके बहती विद्युत धारा का योग सेल अथवा ऊर्जा स्रोत से ली गई धारा होती है। तुल्य प्रतिरोध यानी कि हम लोग का जो 500 क्रम में जब जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम बोलिए या फिर 500 क्रम बोलिए, ठीक है। समांतर क्रम बोलिए या फिर 500 क्रम बोलिए, दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है। तो समांतर क्रम चाहे 500 क्रम, उसका फॉर्मूला यही वाला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो ठो सिरा के बीच में जो विभवांतर यानी वोल्टेज है, वोल्टेज भी क्या होगा, सेम हो रहेगा, किसमें, समांतर क्रम में। नेक्स्ट, बहती हुई विद्युत धारा का योग या फिर ऊर्जा स्रोत ली गई धारा होती है। यानी कि जो हम लोग को समांतर क्रम में जो विद्युत धारा होता है वो किससे मिलता है, कोई ऊर्जा स्रोत से लिया हुआ विद्युत धारा होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग किससे लेते हैं, ट्रांसफार्मर या फिर हम लोग के घर के बाहर का पोल से हम लोग क्या लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, उस प्रकार से ऊर्जा लिया हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल खत्म। आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 47। तो सवाल नंबर 47 देखिएगा, 2 ओम 3 ओम एवं 4 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, बस श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोध रहता है सबको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, सबको प्लस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल कितना प्रतिरोध होगा वो निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसे ही होता है, जैसे कि जितना भी प्रतिरोध है उसको क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अगर 3 ठो प्रतिरोध है तो पहला प्रतिरोध को R1, दूसरा प्रतिरोध को R2 और तीसरा प्रतिरोध को R3, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। बस श्रेणी क्रम में इस प्रकार से बस जोड़ देते हैं प्रतिरोध को, तो हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध निकल जाता है। समतुल्य यानी कि कुल कितना प्रतिरोध होगा निकल जाता है। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया, सॉरी 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 ओम क्या हो जाएगा, हम लोग का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 48 नंबर सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर सवाल में बोल रहा है 5 ओम, ये ओम का साइन है, ठीक है। 5 ओम 10 ओम एवं 30 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 500 क्रम में जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 500 क्रम में जोड़ना है। तो 500 क्रम का थोड़ा आंसर लंबा थोड़ा निकलता है, इस कारण से इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड में लेके चलते हैं, चलिए, ठीक है। ये रहा व्हाइट बोर्ड और इसमें हम लोग करते हैं काम, ठीक है, बड़ा किया जाए। तो ये रहा सवाल और करते हैं चालू सवाल का आंसर करना, ठीक है। तो 500 क्रम जो है ना, 500 क्रम पहला जो प्रतिरोध है दिया है उसको क्या मानेंगे, R1। दूसरा जो प्रतिरोध है उसको क्या बोलेंगे, R2। और तीसरा जो प्रतिरोध है उसको क्या बोलेंगे, तीसरा प्रतिरोध को R3, है ना। तो हम लोग जानते हैं 500 क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इस प्रकार से 500 क्रम का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, निकालते हैं जल्दी से। R बराबर 1/R1 का मान कितना है, 5 प्लस R2 का मान कितना है, 1/10 प्लस R3 का मान कितना है, 30। देखिए नीचे में अगर सेम नहीं है
नीचे नीचे में सेम सेम नहीं है तो उसका क्या करेंगे, पहले लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए भरते हैं सबको लासा वाला डब्बा में। तो इस प्रकार से लासा निकालेंगे। 5 से जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 36। अब 2 को पहाड़ा में जाएगा, 2 को पहाड़ा में 1 तो नहीं होगा तो इस कारण से 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 3 का पहाड़ा में जाएगा, 3 एकम 3। तो लासा किसको बोलते हैं, ये जो आया है इसको लासा बोलते हैं। 5 2 3, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसको। तो इस प्रकार से हो गया लासा आपका। और नेक्स्ट है आपका, इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। 1/r 1/5। देखिए नीचे में 5 है, मतलब 5 को छोड़ देना है, बाकी बात बचा क्या, बाकी बात बचा 2 और 3, ठीक है। जो नीचे में रहेगा उसको छोड़ देना है, और बाकी बात जो नीचे वाला को छोड़ने के बाद जो बचेगा उसको क्या करना है, गुना करना है। तो इसमें 2 और 3 को गुना करेंगे, कितना होगा 6, ठीक है। नीचे वाला जो है उसको छोड़ देना है बस, और बाकी बात जो बचा उसको गुना करना है। 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो हम 6 को क्या करेंगे, इसका ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट है +1/10, यानी इसका नीचे में कितना है 10 है, तो क्या खोजेंगे 10। तो 10 किसको किसको गुना करने से मिलता है, 5 और 2 गुना करने से मिलता है। तो देखिए नीचे वाला मिल गया। तो नीचे वाला जिसको गुना करने से मिलता है उसको देखना नहीं है, और नीचे वाला जो है आपका 10, उसको लासा में खोजने के बाद ई वाला को क्या करना है, इस प्रकार से गोल घेरा में भर्ती कर देना है, और इसको देखना नहीं है। तो बाहर में कौन बचा, 3 बचा, ठीक है। तो बाहर में जो बचा उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। नीचे वाला खोजना पड़ता है पहले, और उसको नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। और जो बचा है उसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गुना। तो क्या बचा है, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 बचा था, इस कारण से ऊपर और नीचे 3 से गुना कर दिए, +1/30। यहाँ देखिए 30 है नीचे में, तो 30 खोजेंगे। तो 5 दूने 10, 10 तिया 30, यानी सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तब जाके नीचे वाला मिलेगा। तो नीचे वाला मिल गया, तो इसको गोल घेरा कर दिए। तो बाकी बात बाहर में क्या बचा 1। तो नीचे वाला खोजने के बाद जो बाहर में बचता है उसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गुना करते हैं। तो बाहर में क्या बचा, बाहर में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1 बचा। तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, 1 से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1/r बराबर ऊपर को ऊपर के साथ गुना 6 एकम 6, और नीचे को नीचे के साथ गुना 6 5 30, प्लस 3 एकम 3, और 10 तिया 30, प्लस 1 एकम 1, और 30 एकम 30, ठीक है। इसके नीचे तीनों को नीचे सेम सेम आया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि अब नीचे अगर जब सेम सेम आता है तो उसका मतलब होता है उसको एक बार लिखना है, ठीक है। सबके नीचे अगर सेम आ गया तो उसको क्या करना है, एक बार लिखना है, और जो ऊपर में जैसे है सेम टू सेम उतारना है। 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। नीचे का सेम हुआ तो उसको एक बार लिखना है, और ऊपर में जैसे है सेम टू सेम उसको उतार देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, ठीक है। नीचे में 30, तो ऊपर का 0 नीचे का 0 कट गया, तो बचा 1/3, ठीक है। तो इधर देखिए आपका नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये रहा 1/r बराबर क्या आ गया हम लोग का 1/3। तो इसमें क्या होगा, जो r का मान होगा किस प्रकार से होगा, अगर पलटी कर देंगे तो क्या होगा, r ऊपर चल जाएगा। इसमें पलटी कर देंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। पलटी कर दिए। अब इस प्रकार से r का मान कितना आ जाएगा 3, क्योंकि नीचे में जब 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं। तो r का मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 40।
9 49 का है घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि हम लोग जो बिजली है उसको घर में किस प्रकार से नहीं जोड़ते हैं। तो हम लोग जो है ना बिजली को घर में श्रेणी क्रम में जोड़ते नहीं है, ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो हम लोग को बिजली अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो याद रखिए हम लोग घर में जो है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट 50 नंबर सवाल, निम्न में कौन संबंध सही है। तो याद रखिएगा एक एम्पेयर बराबर होता है 10 घात में 3 मिली एम्पेयर, ठीक है। एम फॉर मिली, ए फॉर एम्पेयर, ठीक है। एक एम्पेयर बराबर क्या होता है 10 घात में 3 मिली एम्पेयर, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 51 नंबर सवाल, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश का मतलब क्या, चार्ज होता है एक गो इलेक्ट्रॉन पर। तो ई फोर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10 घात में -19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर 52, विद्युत धारा चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, ठीक है, एक रूप औसत, इसको याद रखिएगा। एक रूप औसत इस प्रकार से होती है इलेक्ट्रॉन का चाल इसके अंदर में, विद्युत धारा के अंदर में, यानी बिजली के अंदर में। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 53, हाँ, प्रतिरोध के लिए निम्न में कौन संबंधित है, ठीक है। प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, आर बराबर रो एल, एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है, लंबाई। ई क्या है, रो क्या है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, और ए क्या है, ए है जो ना क्षेत्र हल होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, आपको याद रखना है बढ़िया से। नेक्स्ट 54 नंबर सवाल, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। यानी कोई भी तार जो है ना, कोई भी तार है किस धातु से बना है उसके ऊपर उसका कितना प्रतिरोध है, ठीक है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का अगर तार बनाना चाहते हैं तो आपको किसका कौन सा धातु का बनाना पड़ेगा, कॉपर हुआ या फिर सिल्वर हुआ, ये सब जो धातु है इस धातु सबसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धातु होते हैं इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अगर प्रतिरोध कम है तो उससे बिजली भी क्या होगा, अच्छी तरह से पार हो पाएगा, ठीक है। लेकिन नाइक्रोम हुआ, टंगस्टिन हुआ, ये जो तार होते हैं इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से इसको विद्युत हीटर या फिर आपका विद्युत बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध होने के कारण सारे बिजली को रोक देता है और जो तार है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस कारण से टंगस्टिन का जो है ना क्या बनाया जाता है, बल्ब बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से पदार्थ की प्रकृति पर, यानी किस प्रकार का जो पदार्थ है उसके ऊपर भी निर्भर करता है प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर सवाल है, निम्न में किस संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई भी तार को अगर हम श्रेणी क्रम में अगर जोड़ रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि बिजली बिजली कम मिलेगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या, बिजली कम मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध अगर ज्यादा करना है तो हम लोग को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। चलिए यहाँ तक चालू खत्म हो गया आपका क्लास का वीडियो, ठीक है। तो ये क्लास था आज 7 तारीख का, तो आप देखेंगे जरूर से और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। ये पूरा विद्युत का पूरा MCQ का पूरा एकदम आपका इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो बाकी बात याद कीजिए। थैंक यू।